हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मुझे यह जानकर बहुत ही खुशी है कि आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमारे इस रसायन गंगा चैनल पर हमें प्रदान कर रहे हैं। एक कह सकते हैं बहुत कम समय में आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि हमारा चैनल धीरे धीरे करके एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। और ये सब केवल आप लोगों का ही कारण है, क्योंकि आप लोग बराबर मेरे वीडियो को देखते हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हम ये विश्वास दिलाते हैं, यदि आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहें तो हमसे जितना भी हो सकेगा, हमारे अंदर जितनी भी ताकत है, जितनी भी क्षमता है, समस्त क्षमताओं का प्रयोग करके हम आपको एक अच्छा से अच्छा क्लास देने का प्रयास करेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आज इसी बात की खुशी को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कह सकते हैं चैप्टर का एंड भी करेगा। और इतना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एबनॉर्मल कब हो जाती है, अब इसे जानना है। जैसे कि एक बात कहें, हमें पता है कि ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, सबको पता है, हर किसी को पता है अणुभार इसका 180 होता है। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं उसका अणुभार 189 आ जाता है, 79, और कभी कभी उसका अणुभार 180 आ जाता है, या कभी कभी 181 आ जाता है। ये केवल हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये फैक्ट नहीं है, ये केवल बताने का एक केवल तरीका, एक माध्यम है। हम ग्लूकोज को लेते हैं। ऐसा क्यों होता? जब 180 उसका फिक्स है, कभी घट जाता है या कभी बढ़ जाता है, किसी अन्य में देखेंगे उसका बढ़ भी जाता है, जिसे हम ये मान के रखते हैं इसकी वैल्यू, इसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट यही होना चाहिए। लेकिन जब उसे हम प्रैक्टिकल में लेकर के आते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो पता चलता है उसका मॉलिक्यूलर वेट घट जाता है अथवा बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल प्रॉपर्टी में। चलिए, वो है क्या? जैसे आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, अब उसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम एबनॉर्मल लेते हैं, यानी अपसामान्य लेते हैं। हम लिख सकते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और दूसरा इसी में मिला रहेगा एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, चलिए, इसी पर हमें चर्चा करना है। यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले एबनॉर्मल लिख दिया गया, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट से पहले भी लिख दिया गया एबनॉर्मल। अब ये एबनॉर्मल होता क्या है? एबनॉर्मल का मतलब होता है अपसामान्य। इसको लिख देते हैं अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म तथा अपसामान्य अणुभार। अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म तथा अपसामान्य अणुभार। आपने कई अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े, मतलब 4, कई का मतलब केवल 4। जैसे आपने पढ़ा प्रासरण दाब, आपने पढ़ा प्रासरण दाब, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा वाष्प दाब, का आपेक्षिक अवनमन, तीसरा देखा गया है हिमांक में अवनमन, हिमांक में
अवनमन। और चौथा है क्वथनांक में उन्नयन। सबके लिए फार्मूला भी है। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो P बराबर हो जाएगा ये N/V या RT, यहाँ इसको बोलते थे CRT, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं P समानुपाती C का मतलब होगा N/V, या हम इसे कह सकते हैं P समानुपाती N। यहाँ पर यह क्लियर होता है कि जब कोई अणुसंघ गुणधर्म की बात करेंगे तो यह उसके अणुओं की संख्या पर, उसके मोलों की संख्या पर, उसके कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, प्रासरण दाब। इसीलिए इसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसको शुरू में ही बताया गया कि जब कोई गुण पदार्थ के मोलों की संख्या पर, उसके कणों की संख्या पर, उसके आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है, तब वह प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये पहले भी बताया जा चुका है। तो प्रासरण दाब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हमने पुष्टि भी कर दिया, P समानुपाती N, यानी उसके कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का मतलब हो गया P0 माइनस P/P0, और ये बराबर था विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज। विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज यानी N/N + N, ये इस प्रकार था। और आपने किया था ये P0 माइनस P बराबर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं N/N + 1, और यहाँ पर इंटू P0, ये भी किया जा सकता है। यदि इन सबको कांस्टेंट मान लिया जाए तो ये सामने निकल करके आएगा P0 माइनस P समानुपाती N। यही बात फिर यहाँ पर भी लागू हो गया कि यह मोलों की संख्या या पदार्थ के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए वाष्प दाब का जो अवनमन होगा वह भी एक प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। हिमांक में अवनमन की बात करें तो आपने लिखा था डेल्टा TF, और ये समानुपाती आपने किया था मोललता, यानी कि W/M इंटू विलायक का भार इंटू 1000, ये आपने किया था। और सब को अगर देखें तो इसको W/M को आप N कर सकते हैं, या हम लिखें इसको डेल्टा TF समानुपाती n। अगर ऐसा कर देते हैं तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हिमांक में अवनमन भी ये पदार्थ के कणों की संख्या, मोलों की संख्या और आयनों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। और चौथी बात है ये डेल्टा TB, ये भी समानुपाती था W/M, जिसको मोललता हमने नाम दिया, इंटू 1000, या इसे हम कह सकते हैं डेल्टा TB समानुपाती N। यहाँ पर चारों की चारों प्रॉपर्टियाँ आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि ये TB हो, चाहे TF हो, चाहे P0 माइनस P हो, चाहे ये P हो, सब के सब विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर, मोलों की संख्या पर, उसके आयनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं। या इसको एक फॉर्म और अगर बनाएं हम, यहाँ पर देख सकते हैं P करेंगे व्युत्क्रमानुपाती, ये W/M होगा, ये भार बटे अणुभार। तो यहाँ हम ये भी मान सकते हैं P व्युत्क्रमानुपाती 1/M। 1/M दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए हम यदि यहाँ लिखें तो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ कर देते हैं, जो भी आया है इन चारों में सब N के समानुपाती फॉर्म में है। जैसे बात करें हम किसी एक की प्रासरण दाब की बात करें तो P समानुपाती N आया है, इसे आप लिख सकते हैं P समानुपाती W/M। यदि उसके भार को कांस्टेंट मान लिया जाए तो P व्युत्क्रमानुपाती 1/M। यहाँ पर हम इसे इसलिए बता रहे हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, चाहे प्रासरण दाब की बात करें,
चाहे वासुदाब के अपेक्षिक अवनमन की बात करें, सब में समानुपाती यन है। तो सब जगह पर अगर यन है तो आप W/m सबके लिए लिख सकते हैं। यदि W को कांस्टेंट, विलेय पदार्थ को कांस्टेंट मान लिया जाए तो यम उसके विपरीत में हो जाता है। यानी इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी अनुषंग गुणधर्म विलेय पदार्थ के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यदि विलेय पदार्थ का अणुभार बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, घट जाएगी, और यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बढ़ाना है तो मॉलिक्यूलर वेट को घटाना पड़ेगा। इससे इतने पता चलता है। तो दो बातें सामने आई हैं, इन दो बातों को फिर से बता देते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या, आयनों की संख्या, मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। यानी कि डिपेंडेंसी जो होती है वो मोलों की संख्या, कणों की संख्या अथवा आयनों की संख्या पर होती है। लेकिन यदि बात आ जाए मॉलिक्यूलर वेट की तो वहीं पर तुरंत उल्टा हो जाता है कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब अनुषंग गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि विलेय पदार्थ का आप अणुभार बढ़ाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाती है, और यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं तो अणुभार जो होता है वो घट जाता है। यानी ये एक दूसरे के व्युत्क्रम में होते हैं। इसे हमारे बताने का मतलब ये है, क्योंकि बस अब नए एक टॉपिक में जिसको हम बोलते हैं वान हाफ कारक, वान हाफ कारक होता क्या है इसे बताएंगे, लेकिन छोटी सी बात है उसमें, पहले उसको क्लियर कर दें कि यदि हमने कहा कि ये सब इसके ऊपर निर्भर करते हैं तो ये वैल्यू सामान्य होती है, ये वैल्यू बिल्कुल सामान्य है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो विलायक में डालने पर, कहने का मतलब जो विलायक पदार्थ होता है जब उसमें कोई विलेय पदार्थ डालते हैं उसमें 3 प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। वो 3 प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पहली क्रिया ये है, या तो डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन का मतलब होता है वियोजन। जो भी विलेय पदार्थ डालेंगे हो सकता है वियोजन, जैसे विलेय पदार्थ के रूप में हम NaCl ले लेते हैं कि टूट करके Na पॉजिटिव में और प्लस Cl नेगेटिव में। देख रहे हैं यहाँ पर हमने केवल एक अणु लिया था, इसके 2 आयन तैयार हो गए। और हमने बताया क्या अभी कि विलेय पदार्थ यदि डिसोसिएट होते हैं तो 2 या 2 से अधिक भागों में टूटते हैं, अधिक आयनों की संख्या देंगे, अणुओं की संख्या देंगे। ये बात हमने बता दिया था शुरू में कि यह जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो कणों, आयनों और मोलों पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, NaCl को हमने विलेय पदार्थ के रूप में लिया, तब इसके कणों की संख्या केवल 1 थी, पूर्व में केवल 1 थी, लेकिन ये आगे चल करके वियोजित हो गई, और जब वियोजित हो गई तो कणों की संख्या इंक्रीज हो गई। ध्यान से समझेंगे इस बात को। जब कणों की संख्या इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब हो गया कि ऑब्जर्व्ड जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आएगी। जैसे हम NaCl का मॉलिक्यूलर वेट हम मान करके बैठे थे 58.5 होगा, अब क्या होगा? अब ऐसी दशा में यदि वो आयनों के रूप में टूट जाता है तो उसके आयनों का जब योग करेंगे तो वो वैल्यू ज़्यादा आ जाता है। यानी कि पहले जो कैलकुलेटेड वैल्यू था उससे कहीं न कहीं ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़्यादा आ जाता है। ये वैल्यू तभी ज़्यादा आता है जब विलेय पदार्थ डिसोसिएटिव होता है, मतलब डिसोसिएशन की स्थिति में होता है। जैसे NaCl यानी कह सकते हैं जो विद्युत अपघट्य होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिस होते हैं, वे आयनों के रूप में टूट जाते हैं, और आयनों के रूप में टूटते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है, वो सामान्य नहीं रह जाती है। और यही बात जब वह अपनी सामान्यता को खो देता है, अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी को खो देता है, तब हम उसे एबनॉर्मल प्रॉपर्टी कहते हैं। गाइज आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने कहा कि जो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी, विलेय पदार्थ की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी, जो कैलकुलेटेड था, जो एक्सपेरिमेंटल था, वो
डिसोसिएट होकर के अणुओं आयनों की संख्या को बढ़ा देता है और बढ़ाने के कारण उसका जो प्रॉपर्टी होता वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो ये हो सकता है डिसोसिएशन वाला कोई पदार्थ हो। अच्छा, दूसरा मतलब एबनॉर्मल प्रॉपर्टी उत्पन्न हो सकता है डिसोसिएशन से। एबनॉर्मल की प्रॉपर्टी आ सकती है एसोसिएशन से। एसोसिएशन का मतलब संगुणन, ध्यान दीजिएगा, एसोसिएशन का मतलब हो गया संगुणन। संगुणन से भी आ सकता, जैसे अभी हम यहाँ पर CH3COOH लेते हैं, ये एस्टिक एसिड है, हम इसके अणु को लेते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, पता चला इसके 2 अणु हैं और ये आगे चल करके CH3COOH ये ऐसे कुछ बना लेते हैं, मतलब डाइमर बना लेते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा क्या, यहाँ पर 2 अणु दिया गया था, अब ये सब मिल करके एक ही अणु बना दिए, एसोसिएट हो गए, कांगुलेट हो गए, अवक्षेपित हो गए, मतलब इकट्ठा हो गए। अब जरा सोचिए, जब कोई सामान बिखरा हो, ऐसे सब बिखरे पड़े हों, तो इनके आयनों अणुओं कणों की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन यदि ये जो कण बिखरे हुए थे ये सब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक दूसरे से चिपक भी जाएंगे, और चिपकना ही एसोसिएशन होता है। तो ऐसी दशा में कणों की संख्या कम हो जाएगी, और जब कणों की संख्या गाइस कम हो जाएगी तब तुरंत समझ जाइएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाती है। यदि कणों की संख्या कम होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगी। समझाने का केवल मतलब यही था। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिस, जो ना एसोसिएटिव फॉर्म में आए और ना ही डिसोसिएटिव फॉर्म में आए। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिस का मतलब पहले जान जाइए। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिस का मतलब हो गया कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में ना तो आयनों के रूप में टूटे और ना ही कांगुलेशन की क्रिया में पार्टिसिपेट करते हों, मतलब इकट्ठा भी ना हो और टूटे भी ना, जैसे उनको डाल दिया जाए सेम हूबहू ऐसे पड़े रह जाएं। तब जब ऐसे ही पड़े रह जाते हैं तो ऐसे में जो पहले आयनों अणुओं कणों की संख्या होती है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, और जब कोई बदलाव नहीं होता है तो ऐसी दशा में ये पदार्थ ये जो पदार्थ होते हैं एसोसिएशन डिसोसिएशन जो नहीं करने वाले होते हैं, ऐसे में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये सामान्य कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बनाए रखते हैं। और चूँकि हमने एबनॉर्मल की बात किया, जब ये कुछ कर ही नहीं पाते हैं इसलिए इनका कोई रोल एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देने में नहीं होता है। इसलिए मुख्य रूप से हमारे पास केवल 2 हैं, एक है डिसोसिएशन वियोजन के द्वारा और दूसरा है एसोसिएशन यानी संगुणन के द्वारा। अच्छा, जब दोनों बातें ये स्पष्ट हो जाती हैं तब एक रूल आता है, वो रूल है वान हाफ का रूल। चलिए इसे हम समझेंगे। रूल कौन सा है? वान हाफ का रूल। वान हाफ ने बताया कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो, जो हम ज्ञात करें, ये एक फैक्टर का नाम दिया आई को बोलते हैं वान हाफ फैक्टर। वान हाफ फैक्टर में बताया गया ये होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं, OBS लिख देते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब OBS कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होगा प्रेक्षित, लिख देते हैं ये भी, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म। और दूसरा होता कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको हम बोलेंगे परिकलित
परिकलित अणुसंख गुणधर्म। ध्यान दीजिएगा कि ओबीएस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हमें समझना है कि ओबीएस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। ये अभी तो तुरंत ही समझे हम लोग कि ओबीएस मतलब हो गया कि प्रेक्षित। हम प्रयोग करने के बाद या प्रयोग करने के दौरान जो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्राप्त होती है उसी को हम प्रेक्षित कहते हैं या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो परिकलित अणुसंघ गुणधर्म है जिसको हमने लिखा है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब है डिसोसिएशन या एसोसिएशन से पूर्व का गुणधर्म। ध्यान दीजिएगा, ये जो ओबीएस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई है ये एसोसिएशन अथवा डिसोसिएशन के बाद की प्रॉपर्टी है, और जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये एसोसिएशन अथवा डिसोसिएशन से पहले की प्रॉपर्टी है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, ये ए एक्स बी वाई और हम इसे तोड़ देते हैं, ये आ जाएगा ए वाई पॉजिटिव एक्स प्लस बी एक्स नेगेटिव वाई। यहाँ पर देख रहे हैं कि वियोजन से पूर्व ये 1 था और ये सब 0 था। अगर वियोजन की बात करें तो हो सकता है ए में से कुछ अल्फ़ा भाग इसका वियोजित हुआ हो, तो हम इसे बोलते हैं एक्स अल्फ़ा और प्लस ये वाई अल्फ़ा। तो ये जो वैल्यू आई है ये वाली वैल्यू, इसको हम ओबीएस वैल्यू बोलते हैं। ओबीएस का मतलब हो गया कि कैलकुलेशन के बाद, ये कैलकुलेशन मतलब होता है कि प्रयोग के बाद जो भी हमें प्रेक्षित प्राप्त हुआ वो ओबीएस होगा, और ये वियोजन या संयोजन से पूर्व है और ये संयोजन या वियोजन के बाद है जिसको हम ओबीएस फॉर्म कहते हैं। इस प्रकार से आई का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात और, उसको हमें भूलना नहीं है क्योंकि हमने हेडिंग में डलवाया है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट भी इसी में हम समझा देते हैं कि इसके लिए आई फैक्टर जब आप निकालेंगे तो ये ओबीएस वाला नीचे हो जाएगा। अभी हम समझा देते हैं, ये है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव मॉलिक्यूलर वेट। अभी इसको हम तुरंत समझा रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज इसको एकदम ख़त्म कर देना है। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव मॉलिक्यूलर वेट और बाई ओबीएस कॉलिगेटिव मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, हम इसको उल्टा क्यों कर रहे हैं? अभी आपने देखा था कि P समानुपाती N आया था और फिर हमने बताया यह W/M होता है और फिर हमने बताया कि 1/M होता है। यहाँ से देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है ये, और जब ये उल्टा होगा तो हम OBS के स्थान पर कैलकुलेटेड लिखेंगे और कैलकुलेटेड के स्थान पर OBS लिखेंगे, क्योंकि जब इसे उल्टा करेंगे तभी ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तभी इंक्रीज करेगी। इसीलिए यहाँ पर कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट जो होगा कॉलिगेटिव में वो ऊपर रहेगा और ऑब्जर्व कॉलिगेटिव मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वह नीचे होगा। अच्छा, रही एक बात और बताने की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये जो आई का मान दिया गया है इसका हमेशा हम कंपैरिजन 1 से करेंगे, और हम अभी चाहेंगे कि इसका निगमन भी करा दें ताकि आपको पता चल जाए जो हम बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आई का मान हमेशा 1 से अधिक होगा। कब होगा 1 से अधिक? जब ये एसोसिएशन नहीं, जब ये डिसोसिएशन स्टेज में हो। चले यहाँ लिख देते हैं, डिसोसिएशन की बात करें
डिसोसिएशन की दशा में जो आई का मान होगा वो 1 से अधिक होगा। हमेशा आई का मान जो होता है वो 1 से अधिक होगा। और जब एसोसिएशन की बात करें, एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो आई का मान हमेशा 1 से कम आएगा। अभी हम इसको पुष्टि भी करेंगे ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, बहुत ईजिली आप इसको समझेंगे। आई का मान बड़ा होगा जब डिसोसिएशन होगा। अच्छा, आई का मान ऐसे समझिए, बिल्कुल व्यवहारिक रूप में आई क्या है, आई का मतलब ओबीएस बाई कैलकुलेटेड होता है, ओबीएस बाई कैलकुलेटेड। और ओबीएस का मतलब क्या होता है, ओबीएस का मतलब होगा डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद। ये हो गया, जब ये बाद में जो भी कुछ आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। और परिकलित यानी कैलकुलेटेड का मतलब हो गया कि जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन से पूर्व की स्थिति है, तो हम इसे लिखेंगे। अब जो आई का मान आएगा यदि 1 से अधिक आता है तब हम उसे ये बोलेंगे कि दिया गया पदार्थ डिसोसिएशन वाला पदार्थ था, यानी कि ऐसा पदार्थ था जो जलीय विलयन में वियोजित हो जाता था। अब वहीं बात जब एसोसिएशन की होगी तो आई का मान जो होगा वो 1 से कम आएगा। और 1 से कम क्यों आएगा, ये सारी चीज़ें अभी हम लिख करके बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं और आप स्वयं कहेंगे जी सर हाँ आप सही कह रहे हैं, ये ऐसा ही होगा। चलिए इस बात की भी पुष्टि करा दें, लेकिन उससे पहले आप इस सूत्र को जरूर, यदि आप कॉपी पेन ले करके बैठे हैं तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। आई का मान जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्म में होंगे तब कैसा होगा, और जब हम उसके मॉलिक्यूलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, तब इस दशा में होगा। जरूर से आप नोट करिए। और डिसोसिएशन और एसोसिएशन को हम तत्काल बता देते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इसको ध्यान से। चलिए अब चलते हैं, इस बात की पहले पुष्टि करवा दें कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन में होता क्या। हमें क्या प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है कि आई की वैल्यू 1 से अधिक होती है। और इसके लिए हमने बताया था इन डिसोसिएशन फॉर्म, इन डिसोसिएशन स्टेज या डिसोसिएशन फॉर्म में लिख दें, ज़्यादा सही रहेगा, डिसोसिएशन स्टेज में। चलिए अब हम किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिस को लेते हैं कि जो आयनों के रूप में टूटता हो। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ, माना कोई AX और BY कोई इलेक्ट्रोलाइटिस है। जब ये टूटेगा तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, AY पॉजिटिव, इसकी संख्या X है, प्लस हम करेंगे YB माइनस X, इसी फॉर्म में टूटेगा। तो ये जो है AXBY अगर हम करें बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से पूर्व की स्थिति इसकी यह 1 रही होगी मान लेते हैं, और जब पूर्व की स्थिति 1 थी तो इसमें कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। और फिर बाद में क्या होगा, अगर हम कर रहे आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन जब होगा तो इस 1 में से कुछ निकलेगा, वो मान लीजिए वो अल्फा का डिसोसिएशन हो रहा है। और यहाँ पर अल्फा का डिसोसिएशन हो, इसकी संख्या X है, हम X अल्फा करेंगे, इसकी संख्या Y है तो ये Y अल्फा हो जाएगा। ध्यान समझेंगे, 1 में से कुछ घटेगा उसको हम अल्फा मान लेते हैं,
वो एक्स अल्फ़ा और वाई अल्फ़ा के रूप में होगा। अब ध्यान देंगे, ये बिफोर डिसोसिएशन है, ये आफ्टर डिसोसिएशन है। अब बात करें कि इसके मोलों की संख्या कहें, चाहे कणों की संख्या कहें, चाहे आयनों की संख्या कहें, हमने यही बताया था आपको, कण को कणों की संख्या कहिए, मोलों की संख्या कहिए, आयनों की संख्या, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए हम लिख सकते हैं वियोजन से पूर्व अणुसंख्य गुणधर्म क्या है। और अणुसंख्य गुणधर्म समानुपाती किसके होता है, आपको पता है। अणुसंख्य गुणधर्म पदार्थ के मोलों की संख्या के ऊपर लिखते हैं कि वियोजन के बाद, ऐसे लिखें, वियोजन के बाद कुल, अब आप जो भी लिखना चाहेंगे, कणों, आयनों व अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा है प्लस एक्स अल्फ़ा है प्लस वाई अल्फ़ा है। वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या, कणों, अणुओं, आयनों की संख्या जो है इस प्रकार से है। और वियोजन से पूर्व की बात करें, वियोजन से पूर्व कुल कणों, आयनों, अणुओं की संख्या की बात करें तो ये बराबर केवल 1 है। यहाँ देख रहे हैं इसका वैल्यू 1 है और यहाँ आफ्टर डिसोसिएशन में ये सारी चीज़ें आई हैं, सबको हमने जोड़ लिया। और यदि बात करें कि 1/2 फैक्टर आई बताइए, तो आपने अभी लिखा था 1/2 फैक्टर जो आई होता है वो वियोजन या संगुणन के बाद कुल कणों की संख्या, चूँकि आप डिसोसिएशन फॉर्म में लिए हैं इसलिए वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या आप लिखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा, और यहाँ पर उसके अपान में लिखेंगे वियोजन से पूर्व कुल कणों की संख्या। आप वियोजन से पूर्व कुल कणों की संख्या कितना पाते हैं, 1 पाते हैं, 1 था ही है। आप तब इसको ऐसा लिखेंगे I= 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी बात पर हम पुष्टि कर लेंगे कि I का मान, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ जो भी कुछ आएगा, वैल्यू कुछ भी हो, अल्फ़ा के स्थान पर कुछ भी हो, वियोजन की मात्रा, x कुछ भी हो, y कुछ भी हो, वियोजन की मात्रा भी कुछ भी हो, उसे घटाना कितने में से है, 1 से। अब गाइज आप स्वयं बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप स्वयं बताइए, यदि 1 में से हम घटाएंगे तो जरा बताइए 1 का मान कम होगा या ज़्यादा होगा, बिल्कुल बताइए। यदि 1 में से किसी को घटाएंगे तो 1 का मान कम होगा ज़्यादा होगा, आप तुरंत कहेंगे 1 का मान कम होगा। तो जब 1 का मान कम होगा तो हमने लिखा क्या है, I का मान तो ज़्यादा होगा ना 1 से, यही बात आपको पुष्ट करना था। तो इसी प्रकार से स्पष्ट हो गया कि जो I की वैल्यू होती है वो 1 से अधिक होती है। यहाँ देख रहे 1 में से कम ही होगा, यहाँ सब जगह कुल मिला करके 1 में से कम होगा। लेकिन अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, पता चलेगा तो I का मान कम आ रहा है, भाई I बराबर 1 से कम आएगा, लेकिन वो नहीं है। हमें ये बताना है कि क्या 1 से इसकी स्थिति कैसी है। हम केवल 1 से इसकी तुलना कर रहे हैं, 1 से यह ज़्यादा होगा ये सही है। बाकी अभी ऐसा देखेंगे तो I का मान तो माइनस में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हमें कंपैरिजन कराना है 1 से, और यह 1 से कम होगा यह निश्चित है। इसलिए I का मान 1 से बड़ा होगा जब डिसोसिएशन के फॉर्म में आएगा। चलिए थोड़ी सी बातें इसमें और हैं, उसको भी स्पष्ट कर लें। यदि हम I-1 कर लेते हैं, I-1 कर लें, ये बराबर हो जाएगा एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर I-1
यहाँ पर आप जब अल्फ़ा कामन एक्स कामन लेंगे, एक्स नहीं अल्फ़ा कामन लेंगे, अल्फ़ा कामन लेंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस 1 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस 1 हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो अल्फ़ा देख रहे हैं ये वियोजन की मात्रा होती है, और जब वियोजन की मात्रा को वहाँ रोक लेते हैं तो वियोजन की मात्रा आई माइनस 1 बाई करेंगे एक्स प्लस वाई माइनस 1 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये x प्लस वाई, एक्स और y यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, x और y उसके मोनो कहते हैं मोलों की संख्या है। देख रहे हैं यहाँ पर x और y दो मोल दिए गए हैं। अब यदि हम x प्लस वाई को बराबर n मान लेते हैं, n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल, कितने कण दिए गए हैं, यदि हम उसको n मान लेते हैं तो अल्फ़ा इजकल टू आई माइनस 1 बाई n माइनस 1। ये गाइज एक रिलेशन आ गया, और रिलेशन कौन सा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा और वांट ऑफ कारक, यहाँ लिखेंगे वांट ऑफ कारक, वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या है, ये रिलेशनशिप है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप आता है, अल्फ़ा इजकल टू 1 आई माइनस 1 बाई n माइनस 1, और जो n होता है वो टोटल नंबर ऑफ मोल होता है। आपको समझ में आ गया होगा। इस बात की पुष्टि भी हो गई होगी कि I का मान 1 से ज़्यादा होता है जब डिसोसिएशन फॉर्म में हो, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइटिस किसी विलायक में डाल दिया जाता है, तब की स्थिति ये जा कर के बनती है। और हम इस बात की भी पुष्टि कराएंगे कि I का मान 1 से कम कब होता है। अभी हमने बताया था I का मान 1 से, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, तत्काल इसको आप देख लेंगे। यदि कापी हो, कापी पेन हम बार बार कह रहे हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़रूर इसको आप नोट कर लीजिए। और एक बात हम और भी बताते चलें कि आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा आज का ये सेशन, आज का ये क्लास आपको कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा समझ में आया। ज़रूर इस बात को कमेंट में करिए। ऐसा है जब आप कमेंट करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, और जब आप मनोबल बढ़ाए रहेंगे तो और अच्छे से, जितना हमसे हो सकेगा उतना ही अच्छे से आपको हम पढ़ाने का काम करेंगे। तो ज़रूर कमेंट में करिएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास कैसा रहा, और कैसा रहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कैसा रहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये भी बताइएगा क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब अच्छा चलने का मतलब क्या आपको क्लीन दिखाई दे रहा है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। ज़रूर जब आप कमेंट करते हैं हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, यदि कोई उसमें सुधार करने की बात आपके द्वारा कही गई होती है हम ज़रूर उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तभी हम उस चीज़ को जान पाएंगे। तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा और इसे बार बार देखिएगा, रोक रोक करके पास करके वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है। यदि कोई डाउट आपका रह जाता है तो ज़रूर उस डाउट को आप कमेंट में लिखिए, हम उस डाउट को 100% दूर करेंगे। चलिए, ये आपने नोट भी कर लिया होगा और हमारी बातों को भी सुन लिया होगा। अब हम चलते हैं इस स्थिति में जब एसोसिएशन फॉर्म में हो। चलिए देखते हैं, उस बात की भी पुष्टि हो जाए, प्रूफ कर दिया जाए, आज इस चीज़ से पर्दा हटा दिया जाए कि रटना नहीं है। रसायन गंगा चैनल आपको रटने नहीं देगा, ये आपको सबसे आगे रखेगा। चलिए अब हमें देखना है एसोसिएशन के फॉर्म में जब I का मान 1 से कम हो। अब ये कब होगा, जब एसोसिएशन के फॉर्म में होगा। एसोसिएशन के फॉर्म में कब होगा, जैसे मान लीजिए
कोई पदार्थ दिया जाए a है जिसकी संख्या n है। सपोज करेंगे कोई पदार्थ a दे दिया जाए जिसकी संख्या कितनी हो, n हो। अब हम इसे आगे बढ़ा दें तो आगे हो क्या जाए, यहाँ पर a और ये हो जाए n इस रूप में, यानी कांगुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए। देख रहे हैं इसकी संख्या n थी, ये तो सब कुछ इकट्ठा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बिफोर एसोसिएशन, हम बात कर देते हैं बिफोर एसोसिएशन। ये 1 था, ये 0 था, कोई एसोसिएशन इसमें नहीं हुआ था। लेकिन जब ये इसका एसोसिएशन होगा, यहाँ लिखेंगे आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन मान लीजिए इसमें कुछ एसोसिएशन हुआ अल्फा का, अल्फा इसमें एसोसिएट करेगा, तो यहाँ पर आगे जो होगा वो n अल्फा वाई n कह सकते हैं ऐसे। यहाँ पर अल्फा एसोसिएशन की मात्रा है और अल्फा वाई ये n हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर देखें हम, जैसे उसमें किए थे एसोसिएशन से पूर्व और एसोसिएशन के बाद। एसोसिएशन से पूर्व यहाँ लिखेंगे, या ऐसे लिखें संगुणन के बाद, क्या लिखा था हमने, कणों मोलों, अब आयन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि आयन बनेगा ही नहीं, मोलों की संख्या। यहाँ पर देख रहे हैं ये दिया गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ये है आपका एसोसिएशन के बाद। और दूसरा है संगुणन से पूर्व कणों मोलों की संख्या, ये बराबर हो जाएगा। इसे आप बिल्कुल देख सकते हैं, इसका मान 1 है एसोसिएशन से पूर्व। अब यदि हम वन टॉप फैक्टर आई की बात करें, यहाँ लिखेंगे आई इक्वल टू, आई में क्या होगा, एसोसिएशन के बाद मोलों की संख्या और एसोसिएशन से पूर्व मोलों की संख्या का अनुपात, यानी कि 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n बाई हो जाएगा 1। ये होता है वन टॉप कारक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले आप पुष्टि करिए, यहीं पर यहाँ 1 में से अल्फा प्लस अल्फा बाई n ये दोनों घट जा रहा है। अच्छा, जब इस प्रकार की दशा आएगी तो जरा बताइए आई का मान क्या होगा। यहाँ देखिए 1 में से सब निकल जा रहा ना, ये यहाँ पर आई का मान 1 से कम हो जाएगा। बिल्कुल, जब 1 में से ही सब कुछ निकल जा रहा है तो इस बात से स्पष्ट हो जा रहा है कि अब जो यहाँ आई का मान आएगा वह 1 से कम होगा। 1 में से चूँकि घट भी रहा है ये, तो हम यहाँ पर बिल्कुल लिखेंगे आई का मान जो है वो 1 से कम है, यानी 1 ज़्यादा पड़ जा रहा है किसके सामने, आई के सामने, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आएगी। ये वैल्यू जो है ये माइनस में आएगी, या 1 से ये आई का मान यहाँ पर हमने दिखा दिया, आई से बड़ा 1 होगा। और 1 बड़ा कब होगा, जब ये आई का वैल्यू 0 कहीं हो जाए, माइनस में आ जाए, तभी तो 1 बड़ा होगा। 1 बड़ा होने के कारण देखिए, जैसे हम लिखते हैं 0 1 2 -1 -2, यदि आई का मान इधर हो जाए माइनस की साइड में, तो 1 का मान तो हमेशा सर्वोपरि होगा ना ये, इसलिए ये आई का मान यहाँ पर संभवतः माइनस में आएगा, और जब माइनस में आएगा तो 1 का मान अधिक माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर
हमने पुष्टि किया कि I का मान 1 से कम हो जाए। अच्छा, और क्या इसमें कर सकते हैं? और ये है इसमें कि इसे आप अंडर ब्रैकेट करेंगे। अंडर ब्रैकेट करने से ये स्पष्ट हो गया किस प्रकार से। और भी अगर सॉल्व करना चाहें, शॉर्ट फॉर्म में इसको लाना चाहें तो ला सकते हैं। जैसे I इजकल टू, यहाँ करेंगे गुणा, हो जाएगा n, फिर होगा माइनस, यहाँ बनेगा n अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये बाई हो जाता है n। यदि इसको हल करें तो उससे सही यहाँ भी है, सॉल्व कर छोटे फॉर्म में इसको लेकर के आते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि I इजकल टू n माइनस n अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा करके आया है, और इसको हमें लगता है वो शॉर्ट नहीं हो पाएगा, ये यहीं तक इसको रखे रहिए, क्योंकि ये गुणा यहाँ करके हमने ऐड कर लिया साथ में, यहीं तक इस फार्म को रखिए, ज़्यादा सही है। और कोई चांस इसमें नहीं दिखाई दे रहा है कि हम इसको और छोटा कर पाएँ। और छोटा करेंगे तो फिर इसी स्थिति में पहुँच जाएंगे, उससे अच्छा यही ठीक है। तो इस प्रकार से हमें दोनों बातों का पता चल गया, I का मान कब बड़ा होगा और I का मान कब छोटा होगा। और कभी कभी I का मान जो होता है वो 0 भी आ जाता है, या I का मान कभी कभी क्या होता है 1 भी आ जाता है। तो 0 आने पर कोई मतलब नहीं रह गया। I का मान जब 1 हो जाएगा तब आप ये समझ लीजिएगा कि संगुणन से पूर्व और संगुणन के बाद, अथवा वियोजन से पूर्व अथवा वियोजन के बाद कणों की संख्या एक समान है। और कणों की संख्या एक समान होने से ही I का मान 1 आएगा, और I का मान शून्य नहीं आ पाएगा, क्योंकि संगुणन के बाद कुछ कणों की संख्या जरूर होगी और संगुणन से पूर्व कुछ कणों की संख्या जरूर होगी। काटेंगे तो 1 हो सकता है, लेकिन 0 समझौता नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने एबनॉर्मल प्रॉपर्टी जरूर देखा। एबनॉर्मल प्रॉपर्टी में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ मॉलिक्यूलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एबनॉर्मलिटी हमने देखा। ये बात आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया कि कब कोई एबनॉर्मल होता है। हमने बताया भी एबनॉर्मल होने के लिए विलीय पदार्थ को डिसोसिएट अथवा एसोसिएट होना पड़ेगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर क्लोज करते हैं, और हमें विश्वास है आप लोगों को खूब अच्छे समझ में आया होगा। आप कमेंट जरूर करिएगा, और याद रहे कि वीडियो को, चूँकि हमने बताया, थोड़ा सा बताया, कैसे भी बताया, कि वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, पूरे वीडियो को आप देखिए, तब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो आज बस यहीं पर क्लास को क्लोज किया जाता है। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।